तेलंगाना के जिले नालगोंडा में एक तरबियती तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक पायलट समेत खातून ट्रेनी पायलट 2 अफराद हलाक हो गए। जराये के मुताबिक नागार्जुना सागर डैम के करीब तोनगा तुर्ती गांव के पास ये हादसा पेश आया। ट्रेनी पायलट की शिनाख्त माहिमा की हैसियत से की गई है, जिसका ताल्लुक तमिलनाडु से है। आज सुबह 11:30 बजे ये हादसा पेश आया। राहत कार्य के लिए फौजी और मेडिकल टीम मकाम हादसा पर पहुंच गई। श्रीनगर में गुपकार अलायंस की मीटिंग मुनाकिद हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग का इनाकाद हुआ। इस मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हसनैन मसूदी और मोहम्मद यूसुफ तारेगामी शामिल रहे। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलायंस के अरकान ने मायशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हमारे मुल्क के सामने एक आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है। उस आईनी कानूनी ढांचे के दायरे के अंदर अगर कोई अमल हो जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। जो भी किया गया और खास तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जिसके तहत अब जो डिलिमिटेशन होगी वो लद्दाख के बगैर होगी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और वो भी यूनियन टेरिटरी। और इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी आईनी जवाजियत नहीं। दूसरा सवाल, यह सवाल कि 7 सीटें उन्होंने बढ़ा दी, जैसा कि आपको मालूम है, बाद में 6 जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए। लेकिन ये किस नजूमी से पूछकर ये 7 सीटें कर दी? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? What is the basis? मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, इसका अपना एक्ट है। उस एक्ट के दायरे के अंदर बुनियाद क्या है डिलिमिट करने का कॉन्स्टिट्यूएंसीज को? वो पॉपुलेशन है, तभी सेंसस के बाद होता है। सेंसस इज ऑलवेज बेसिस फॉर एनी डिलिमिटेशन। और इसके अलावा डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया, वायलाज जो और कन्वीनियंस का ताल्लुक है, एक्सेसिबिलिटी का ताल्लुक है, टोपोग्राफी का ताल्लुक है, वो कंसिडरेशन के जुमरे में आते हैं। यहां क्या हुआ? जो आज का ये डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये करते क्या है, किया क्या है, सिफारिशात क्या है? कंसिडरेशन पहले नंबर पर और क्राइटेरिया का वजूद ही नहीं। आपको मालूम है कि जिस रास्ते पर, जिस जगह पर यह सरकार जा रही है, दिल्ली से लेकर यहां तक, जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम हुआ है। कोई भी सेक्शन अब बचा नहीं, कोई सेक्शन नहीं। आम सतह पर लोग, नौजवान, कोई भी एक्टिविस्ट, मेन स्ट्रीम पार्टीज के भी, और इसके अलावा प्रेस अताब का शिकार है। 2022 के सरमाई बेंचिंग ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके टंगमंग के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान वतन वापस लौटे हैं। वतन वापसी पर फौज ने आरिफ खान की तहनीत पेश की। इस सिलसिले में हैदरबेग पटन में कायम फौज के 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें आरिफ का इस्तकबाल करके उनकी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक दास ने आरिफ खान को तहनीत पेश की। इस मौके पर फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। वाज़ेह है कि आरिफ खान ने 10,022 के सरमाई ओलंपिक्स में मर्दों के इवेंट का इख्तिताम DNF यानी डिड नॉट फिनिश के साथ किया। आरिफ खान इवेंट में 45वें नंबर पर रहे। 61 ममालिक के 28 खिलाड़ियों के मैदान में मुकाबला करते हुए आरिफ खान रन-वन की इब्तिदाई फहरिस्त में 79वें स्कीयर थे। आरिफ खान ने अपने रन का अच्छा आगाज किया। आरिफ खान ने पहला इंटरमीडिएट 14.40 और दूसरा 34.41 सेकंड में मुकम्मल किया। आरिफ खान के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स 2022 के मुकाबले में
मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले आरिफ मोहम्मद ख़ान वतन वापस लौटे हैं। फ़ौज की 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में आरिफ ख़ान को फेलिसिटेट किया गया है, तहनीत पेश किया गया। और इस सिलसिले में यहाँ पे आरिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आरिफ खान से सीधे तौर पे हम बात करेंगे। आरिफ खान, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और सबसे पहले मुबारकबाद है, आपने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। तो सबसे पहला ये सवाल है, आप गुलमर्ग से बीजिंग पहुँचे तो क्या एक्सपीरियंस रही, और 61 ममालिक के खिलाड़ियों के साथ आपने मुकाबला किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रही? नहीं, एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, क्योंकि जिस मुकाम पे आप खेलते हैं उसके लिए तैयारी कैसे करनी है और उसके लिए अपने आप को किस तरह की लेवल की ट्रेनिंग लेनी है, तो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। द अदर एक्सपीरियंस वाज कि जो प्रिपरेशंस वहाँ की गई थी इवेंट्स को लेके, जैसे स्लोप्स है और भी फैसिलिटीज़ है, उस ट्रैक पे कैसे स्की करना है, कैसे उस पर फिनिश करना है एक रेस को, वो बड़ा एक अच्छी एक्सपीरियंस है। अच्छा, फर्दर आपका प्लान क्या रहेगा, क्योंकि अब 2026 में भी ओलंपिक्स होने वाला है, तो उस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी रहेंगी ताकि आप गोल्ड मेडल हासिल करेंगे और जो खिलाड़ी वहाँ पे थे उनके साथ कम्पीट करेंगे? फर्दर क्लियर है कि मैं 2026 ओलंपिक्स के लिए अब तैयारी करूँगा, कि उसके बीच में हमारे एशियन विंटर गेम्स भी आते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी आते हैं और भी बाकी सब इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स आते हैं। उसके लिए मैं तैयारी करूंगा। डेफिनेटली मैं देखूंगा कि मैं यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा रहूं इस टाइम पे, ताकि मेरी परफॉर्मेंस जो आगे ओलंपिक्स में आ जाए वो कहीं बेहतर ज़्यादा आए और हम मेडल कंटेंडर्स में शुमार हो जाएं। अच्छा, ये मुझे बताइए, गुलमर्ग के स्लोप्स है और वहाँ पे आपने स्लोप्स देखे हैं, कितनी डिफरेंस आपको लगी है और किस तरह को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के नौजवान जो है वो स्कीइंग में आगे बढ़े? नहीं, ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था वो तो पहाड़ों को काट काट के किया गया था। अगर हम उसको कंपेयर करें यहाँ से, यहाँ तो बिल्कुल इजी है तैयार करना, कि यहाँ आपको मिनिमम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं। गुलमर्ग में इतना पोटेंशियल है कि आप इसको तैयार करके आपको वर्ल्ड में पहचान बना दे ईजिली। तो जो ज़रूरत करने की है कि जो जिससे हमारा यूथ, जिससे हमारे स्पोर्ट्समैन एथलीट्स ट्रेनिंग्स के लिए या और भी फैसिलिटीज़ के लिए उनको यहाँ प्रोवाइड करना हो, तो मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल में तक हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी बना सकते हैं। तो अगर हम फ़ौज की बात करेंगे, फ़ौज भी काफ़ी हद तक यहाँ पे नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब कर रही है, आपको भी यहाँ पे आज तहनीत पेश की गई है, तो उस हवाले से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, खासकर स्पोर्ट्स सेक्टर में। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स सेक्टर में देखोगे कि आर्मी हमेशा से इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी फील्ड है। हमारे साथ इनका इन्वॉल्वमेंट गुलमर्ग में है, खासकर कि गुलमर्ग में इनकी बेस्ट फैसिलिटीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करके आए हैं या वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं हम। तो डेफिनेटली कि आर्मी हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर फेडरेशन एज वेल एज द स्पोर्ट्स सेक्टर। और आरिफ खान का कहना है कि 2026 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए वो तैयारी करेंगे और काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि उस दौरान वो मुल्क के लिए मेडल हासिल करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद, पटन। अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग पर। रूस ने कल अपनी पूरी तवज्जो यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर मरकूज रखी। आज भी कीव पर रूस की जानिब से मिसाइल दागे जाने का सिलसिला हुनूस जारी है। कीव के कई इलाकों में धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनाई जा रही हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दरमियान कुछ सैटेलाइट तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई, जिससे मालूम होता है कि कम से कम 150 रूसी हेलीकॉप्टर और तमाम फौज यूक्रेन की सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर तैनात है। अमेरिका की निजी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने ये तस्वीर जारी किए हैं। बताया गया है कि उनकी मौजूदगी जनूबी बेलारूस में है। तस्वीरों में बेलारूसी शहर चोजंकी के करीब बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर की तैनाती दिखाई गई है, जिसमें 90 से ज्यादा हेलीकॉप्टर सड़क पर खड़े हैं।
रूसी अफवाज तेजी से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी कर रही हैं। ऐसे में मुल्क के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़े जाने की अमरीकी पेशकश को ठुकरा दिया और इसरार किया कि वो यूक्रेन में ही रहेंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक असली जंग यूक्रेन में है। वाज़ेह है कि रूस की बमबारी के नतीजे में सैकड़ों हलाकतें हुई, स्कूलों और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। एक जानिब जहां यूक्रेन पर रूस की जानिब से जारहियत जारी है, ऐसे में यूक्रेन के अहम इत्तेहादी होने का दावा करने वाले अमरीकी सदर जो बाइडेन छुट्टी पर चले गए। जो बाइडेन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुसीबत में छोड़कर डेलावेयर चले गए। इसी दौरान मीडिया नुमाइंदे उनसे बार बार पूछते रहे कि क्या उन्हें ज़ेलेंस्की की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन बाइडेन ने मीडिया के सवालात को नजरअंदाज कर दिया। ताहम बाइडेन के पास ऐसे टेक्नोलॉजी तक रसाई है जो उन्हें रहूभूत बीच में वाक़े अपने लग्जरी घर से घर काम करने की इजाजत देती है और वो वहां से यूक्रेन में होने वाले ताज़ा तरीन पेशरफ्त की पैरवी कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की करारदाद पर रूस के वेटो के खिलाफ 50 ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई की मजम्मत करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को रोककर अपने वेटो पावर का गलत इस्तेमाल किया। यह बयान जुमे को रूस की जानिब से यूक्रेन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुसवदे को वेटो किए जाने के बाद सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि यह तजवीज़ अहम और सीधी है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रूस ने आज हमारे मजबूत अज़्म को वेटो करने के अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन रूस हमारी आवाज़ को वेटो नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन के अवाम को वेटो नहीं कर सकता। रूस सड़कों पर इस जंग की मुखालिफत करने वाले अपने ही लोगों को वेटो नहीं कर सकता। रूस अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को वेटो नहीं कर सकता। दुनिया के कई ममालिक में रूस की जारहियत के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला हनूज जारी है। इसी तरह का मुजाहिरा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ, जहां मुजाहिरीन ने रूस से यूक्रेन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। वहीं रूम में रिहायशियों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन अतालवी दारुल हुकूमत में जमा हुए और पुतिन से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन पर हमला रोक दे। ये मुजाहिरा रूसी सफारत खाने के सामने शुरू हुआ और अमरीकी सफारत खाने तक पहुंच गया। मुजाहिरीन ने रूसी सफारत खाने से बाहर रूस मुखालिफ नारे लगाए। यूनानी कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों हामियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ एहतिजाज किया। दिल्ली में मौजूद यूक्रेन के सफारत खाने के बाहर अमन का पैगाम देने वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यहां लोग रूसी फौज के हमले में हलाक हुए यूक्रेन के आम शहरियों और फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हो रहे हैं। वाज़ेह है कि रूसी हमले में सैकड़ों आम शहरी हलाक हुए हैं। महलूकीन में बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति यूक्रेन में है, वहाँ पर शांति कायम करने के लिए दिल्ली के वसंत विहार में बनी यूक्रेन एम्बेसी के बाहर आप देखें कि शांति प्रार्थना यहाँ पर की गई है। शांति स्वरूप जो फूल हैं, जो छोटे छोटे टैडी बियर्स हैं, वो यहाँ पर रखकर प्रार्थना की गई है कि वहाँ पे शांति कायम हो। और दिल्ली के में बनी यूक्रेन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर इगोर, उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की। उनके साथ जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पर प्रार्थना की। और फूल जिस तरीके से शांति का प्रतीक माने जाते हैं, फूलों को यूक्रेन एम्बेसी के बाहर यहाँ पर रखा गया है। शांति कायम करने के लिए लगातार यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रार्थना की जा रही है। और जिस तरीके का अग्रेशन इन दिनों रशियन की तरफ से यूक्रेन में देखने के लिए मिल रहा है, उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर #StopRussianAggression के पोस्टर्स लगाए गए हैं।
और कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी जो बच्चों ने बनाई है। और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले ये पेंटिंग्स यहाँ पर रहने वाले बच्चों ने बनाई थी। उन पेंटिंग्स को भी यहाँ पर लगाया गया है और अपील की गई है कि प्लीज़ स्टॉप वॉर। जिस तरीके की लड़ाई वहाँ पर चल रही है उसको रोकने की अपील यहाँ की जा रही है। कैंडल्स भी यहाँ जलाए गए हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा यहाँ कैंडल्स जलाए गए हैं। लगातार सभी ये चाहते हैं कि जिस तरीके की स्थिति वहाँ बनी है वहाँ पर शांति कायम हो और जो युद्ध वहाँ चल रहा है वो रुक जाए। और जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि यूक्रेन में जो रहने वाले लोग हैं वो भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और उसके बाद ही कुछ कदम वहां पर उठाएं। भारत सरकार की तरफ से वहां से लोगों को लाने की भी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। और इसी बीच लगातार वहां पर शांति की अपील के लिए यूक्रेन एम्बेसी के बाहर प्रार्थना की जा रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कीव में हिंदुस्तानी सफारतखाने की जानिब से अपने मुल्क के शहरियों के लिए अहम हिदायत जारी किए गए हैं। हिंदुस्तानी सफारतखाने ने अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो अपने मकामात पर ही क़याम करें और सरहदी इलाकों में जाने से कतई गुरेज करें। हिंदुस्तानी सफारतखाने की जानिब से मजीद हिदायत जारी होने तक किसी भी किस्म की नकल मकानी करने से गुरेज करें, क्योंकि मुख्तलिफ चीफ पॉइंट्स और सरहदों पर हालात इंतहाई नाजुक हैं। सफारतखाने की जानिब से जारी किए गए मकतूब में ये भी कहा गया है कि अपने इलाकों में ग़िज़ा और पानी व दीगर बुनियादी सहूलियतें जिस हद तक भी दस्तयाब हैं, इस पर सब्र व इस्तिकामत से काम लें और गैर ज़रूरी तौर पर अपने मकानों से बाहर निकलने से एहतियात करें। यूक्रेन में रूसी फौज के हमले के बीच हुकूमत हिंद की जानिब से वहां मौजूद हिंदुस्तानियों को हिफाजत से वतन वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब यूक्रेन में फंसे लोगों को सरहद के रास्ते रोमानिया लाया जा रहा है और हिंदुस्तानी शहरियों का पहला काफिला रोमानिया के बखारिस्ट पहुंच भी गया है। एयर इंडिया आज अपनी 3 परवाजें रोमानिया की राजधानी बखारिस्ट और 1 परवाज हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए भेजेगा ताकि हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जा सके। मुंबई में एयर इंडिया का एक तैयारा रोमानिया की राजधानी बखारिस्ट पहुंच चुका है। यह तैयारा हिंदुस्तानियों को लेकर आज रात 8 बजे मुंबई के छत्रपति महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी तलबा का इस्तकबाल करेंगे। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए और कई लोग आ भी चुके थे पहले। लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर जहाँ पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जंग से कबल यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटे तलबा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। इस वक्त में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उन तमाम यात्रियों का, उन तमाम छात्रों का इंतजार हो रहा है जो यूक्रेन से आने वाले हैं। इस वक्त में हमारे साथ में 2 युवा हैं जो पहले आ चुके थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्यों आए हैं इसको हम समझते हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस राज्य के आप रहने वाले हो? मेरा नाम अभिषेक है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अभिषेक, किस तरह से हालात जो अभी बने हैं और वहाँ पर जो रह रहे हैं यूक्रेन में भी हैं, क्या आपके भी कुछ जानकार या आपके साथी हैं वहाँ पे? हमारा इशू ये है अभी भी कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन में है। जो खार्किव एक लौता जो रीजन है हमारे ईस्टर्न यूक्रेन का, जो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा पास है, वहाँ पे रशियन आर्मी आके अभी वहाँ पे यूक्रेन का फ्लैग भी चेंज करके रशियन फ्लैग लगा के जा चुकी है। वहाँ पे अभी रहने, खाने, सोने सब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे सबसे पहली बात, वहाँ पे 3 दिन पहले जो बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था। उसके बाद हमारे जो सीनियर्स, उनके जो सीनियर्स वहाँ पे थे, उन्होंने उनको गाइडेंस दी थी कि इनकेस अगर इतनी ज़्यादा शेलिंग होती है तो आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए या अपने घर के नीचे जो बंकर होते हैं, वहाँ पे 10 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, उसके नीचे पे बंकर बना होता है पहले से, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, आप उसमें जाके शेल्टर ले लीजिए। आप अपने घरों में मत रहिए, क्योंकि शेलिंग अगर होगी, घर अगर उड़ गया तो फिर जवाबदारी कौन ले रहा है उस चीज़ की। आज ये तीसरा दिन होने वाला है, तो मैक्सिमम 1 to 2 डेज में वो सब चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। उनके बाद वो लोग क्या करेंगे?
ये सबसे बड़ा सवाल है एक तो, और उसके बाद कि अभी तक सिर्फ एडवाइजरी सिंपली कि आप ये मत करो, वो मत करो, कहीं मत जाओ, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। अरे ये सब चीज़ें तो उनको भी पता है कि नहीं जाएंगे, वो लोग वहाँ पे हैं फंसे हुए हैं, वो लोग वहाँ पे खुद नहीं निकल पा रहे हैं डर के मारे कि कहीं जाएंगे तो जान का खतरा है, सीधी सी बात है। तो कोई नोटिस, कोई कुछ क्यों, मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा अभी तक? इतने सारे इंडियन पूरे ऑल ओवर यूक्रेन अप्रॉक्स 18 to 20,000 इंडियन सिटीजन्स और स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 to 16 सिर्फ स्टूडेंट हैं। अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? हम यहाँ से अभी रशियन एम्बेसी जाएंगे। वहाँ पे कल भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, आज भी एक प्रोटेस्ट हुआ। एम्बेसी के सामने कल हमने प्रोटेस्ट किया था, आज हम लोग का प्लानिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लाइक प्रोटेस्ट नहीं करना है हमको, सिंपली हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो कितने लोग आप लोग वहाँ पे पहुँचने की संभावना है? अभी हमको वैसा एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है, हम बस सिंपली हमारे फ्रेंड से बात हुई है कि चलें कुछ बातचीत करें, मीन्स कुछ रिस्पांस हमको मिले ताकि हम उधर आगे फॉरवर्ड करें। बस हमको ये सुनना है कि उधर से कुछ रिस्पांस हो रहा है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या वो लोग करना चाह रहे हैं, क्या आगे की वो लोग का स्ट्रेटेजी है, नहीं है जो भी है। निश्चित तौर पे ये दर्द और जो खौफ जो है वो बाकायदा इनके चेहरे पे देखा जा सकता है। अपने तमाम दोस्तों के लिए जो वहाँ पे यूक्रेन में है उसके लिए ये परेशान है, और इसके लिए ये दिल्ली से जो रूस का दूतावास है वहाँ भी जा करके अपनी बातों को रखने वाले हैं। बड़ी जर्नलिस्ट नरेंद्र गुसाई के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस बात से हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि यूक्रेन में हिंदुस्तान के हजारों शहरी फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी बाशिंदे अपने वतन वापस होने के मुंतजर हैं, तो वहीं यूक्रेन पुलिस की जानिब से हरासा किए जाने की खबरें भी आ रही हैं। And there has been no information of our friend who is stuck in the Polish border, and also the policeman here is harassing us. They are telling us to be in a queue, and when we reach the Polish border, nothing is helpful out there. No official is helping from the Ukrainian side, and no information has been surpassed from the Ukrainian side. Even when we go to the Polish side, there is no official present there. यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान कई हिंदुस्तानी शहरी और तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद तौहीद भी अपने 18 हिंदुस्तानी साथियों के साथ हंगरी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। उन्हें कई परेशानियों का सामना है। हम लोग इवानो फ्रैंकोविच में पढ़ने वाले छात्र हैं। हम यहाँ पे हंगरी बॉर्डर पे आए हुए हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, बॉर्डर है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। कल रात को हम आए थे इवानो फ्रैंकोविच से ट्रैवल करके 600 किलोमीटर से। हमारे पास खाने की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, और हम लोग यहाँ पे परेशान है, खाने पीने की सुविधा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की अभी तक कोई मदद नहीं आई है। कल रात से हम लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। और अभी कहा जा रहा है कि अभी हम लोगों को समझाया जा रहा है कि कुछ होगा, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है। ICRISAT ने इंडिया यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का बेड़ा उठाया है, जो कि वेटलैंड्स की शक्ल में नजर आते हैं। मुल्क भर में इस तरह के तकरीबन 23 वेटलैंड्स बनाए गए हैं, जिनमें से 3 तेलंगाना में है। आइए देखते हैं मिशन पानी की खास रिपोर्ट। Communities are using raw wastewater for centuries for agriculture, hence often they are unaware of its perils, and without access to any kind of wastewater treatment technology, they feel helpless also. This concept of constructed wetlands is a very simple and novel idea of utilizing grey water for agricultural purpose through a series of filters which comprise of various gravel levels and plants, roots of the plants. These act as filter. The water passes through this filter and is converted through biological system for usable water in agriculture. Any dryland agriculture crop can be easily grown with this. We work on different phenotyping, advanced phenotyping system, which can help in crop production, which can adapt better to the dryland system. So
the constructed wetlands are not only about the recycled water, but you need a crop which can adapt there and grow there and be more productive, so that the system itself is self-sustainable. 80% of the water supplied to a village comes out as a dilute wastewater. Hence, constructed wetland can promote its reuse. So it is really still an area where we need to work more. Awareness generation and capacity building make communities involved and embrace the technology.